हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या मधु को मिल सका पति और ससुराल में प्रेम, भाग 3। अगले दिन कमला सावित्री के कमरे में उसके पास गई और बोली, माँ जी, वो भिखारन तो फिर से इस घर में आ गई। कितना अच्छा होता ना माँ जी, वो भिखारन कभी माँ न बन पाती तो हम देवर जी की शादी किसी संपन्न घर की लड़की से कर देते। पर हाय रे फूटी किस्मत, हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। और वो भिखारन सुनहरे अक्षरों से किस्मत लिखा कर लाई है माँ जी। देवर जी तो बच्चा आने के बाद भी उसी के रंग में और रंग जाएंगे, फिर तो आपको पूछेंगे भी नहीं। देखना। कमला की बातें सुन सावित्री ने कहा, उस भिखारन को मैं ज्यादा दिन यहाँ टिकने नहीं दूंगी बड़ी बहू। बस कुछ महीने हमें चुप रहना होगा, जिससे घर में सभी को लगे कि हम बदल गए हैं। फिर जब उचित समय आएगा ना, तब हम हमारा पासा फेंकेंगे। सावित्री की बातें सुन कमला मन ही मन बेहद ही खुश हुई। वो तो सावित्री के पास यही जानने आई थी कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा है। कमला ने कहा, माँ जी ठीक है, मैं आपके साथ ही हूँ। आप जैसा कहेंगी ना, मैं वैसा ही करूंगी। आखिर आपको मैंने कभी अपनी सास थोड़ी ना समझा है, माँ का दर्जा दिया है। सावित्री ने कहा, ऐसे ही मैं भी तुझे अपने दिल के राज थोड़ी बताती हूँ बड़ी बहू। एक तू ही तो है इस घर में जो मुझे समझती है, बाकी सबको तो मैं उनकी दुश्मनी नजर आती हूँ। मधु बहुत ही खुश थी, नरेश उसका बेहद ही ख्याल रखता। सावित्री और कमला भी अब मधु और नरेश से कुछ नहीं कहती। मधु को लगने लगा था कि सास और जेठानी का हृदय परिवर्तित होने लगा है। मधु अपनी तरफ से और उन्हें खुश रखने की कोशिश करने लगी, जिससे रिश्ते और भी मजबूत बन सके। मुकुंद और नरेश ये देख खुश थे कि अब घर में शांति छा गई है और मधु को सबने स्वीकार कर लिया है। मधु अपने ऊपर आने वाली विपत्तियों से अनजान थी। मधु का 8वां महीना शुरू हो गया था और भगवान भोले बाबा की कृपा से आने वाला बच्चा और मधु दोनों ही स्वस्थ थे। ऐसे समय में भी मधु ने अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। वो रोज मंदिर जाती, मंदिर की सफाई करती, पूजा करती। एक दिन नरेश ने कहा, मधु, अब तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। ये आराम करने का समय है। कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो समस्या हो जाएगी। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, नरेश, भक्त को सिर्फ भगवान को दुख के दिनों में ही नहीं, सुख के दिनों में भी सेवा प्रार्थना करनी चाहिए। यदि भक्त ऐसा करेगा तो वो स्वार्थी हुआ ना। और बच्चे की चिंता मत करो, भोले बाबा पर सब छोड़ दो। उन्होंने मनोकामना पूर्ण कर मेरी सुनी गोद को भरा है, तो आने वाले बच्चे की रक्षा भी वे ही करेंगे। नरेश ने कहा, मधु, मुझे समझ नहीं आता तुम इतनी अच्छी कैसे हो। तुम्हारा मन खरा सोना है, जिसमें तुम्हें खुशी मिले तुम वो काम करो। एक दिन दोपहर को सावित्री कमला के कमरे में गई और बोली, बहू, उस भिखारन का 8वां महीना खत्म हो गया है। अगले महीने उसकी संतान इस दुनिया में आ जाएगी, इसलिए अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। कमला ने कहा, माँ जी, क्यों ना उसके अजन्मे बच्चे को मार दे। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लापरवाही का इल्जाम उस मधु पर लगाकर देवर जी को भड़का देंगे और इससे दोनों के रिश्ते में दरार भी आ जाएगी। और फिर धीरे धीरे हम दोनों के रिश्ते में ऐसा जहर घोलेंगे कि क्या सही क्या गलत देवर जी समझ ही ना पाए और उस भिखारन को वे खुद हाथ पकड़कर घर से बाहर कर दे। सावित्री ने कहा, बड़ी बहू, योजना तो बड़ी अच्छी है, पर हम ये सब करेंगे कैसे। कमला ने कहा, माँ जी, ये तो सोचना पड़ेगा। आप भी सोचिए और मैं भी सोचती हूँ, फिर हम पूरी योजना बनाकर उसके अनुरूप चाल चलेंगे। अगले दिन दोपहर को सावित्री कमला के कमरे में गई और बोली, बहू, मैंने योजना बना ली है, पर उसमें मुझे तेरी मदद चाहिए। कमला ने कहा, हाँ हाँ, मैं आपकी मदद करूंगी ना माँ जी, पर योजना क्या है। सावित्री ने कहा, देख, कल दोपहर को वो जोगन शिव मंदिर में साफ सफाई करने जाएगी।
फिर साफ सफाई करने के बाद पूजा पाठ करेगी। तो भी चुपके से उसके पीछे जाना और मौका देख वहां की सीढ़ियों पर तेल गिरा देना, जिससे उसका पैर फिसलेगा और अपना काम बन जाएगा। जाने को तो मैं भी जा सकती हूँ, पर मैं गई तो तेरे ससुर जी 10 सवाल पूछेंगे, और जब ये तू काम करेगी तब तक मैं उन्हें घर में उलझा कर रखूंगी। कमला ने कहा, वाह माँ जी, योजना तो अच्छी है। वैसे भी उस मंदिर में सुबह में कोई आता जाता भी नहीं, काम भी हो जाएगा और शक भी नहीं होगा। सावित्री ने कहा, तो फिर कल सुबह योजना के मुताबिक तू तैयार रहना बहू, सब काम पक्का और सावधानी से करना। कमला ने कहा, माँ जी आप निश्चिंत रहें, मैं सब संभाल लूंगी। अगले दिन सुबह 11 बजे के आसपास नरेश के ऑफिस जाने के बाद मधु पासी के छोटे से शिव मंदिर जाने के लिए निकल गई। योजना के मुताबिक कमला भी मंदिर पहुंच गई। कमला छुपकर मौके की तलाश में थी। मधु ने सबसे पहले मंदिर की सीढ़ियां और आंगन धोया, फिर शिवलिंग की सफाई की और फिर उनका अभिषेक करने लगी। जब तक चुपके से कमला ने जाकर पहली 5-6 सीढ़ियों पर गिरे हुए पानी में तेल डाल दिया और छुपकर मधु के मंदिर से बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। मधु अपनी पूजा में व्यस्त थी। उधर कैलाश पर्वत पर बैठी पार्वती जी ने तपस्या में लीन शिव जी से कहा, हे नाथ, ये क्या अनर्थ होने जा रहा है मधु के साथ। बेचारी मधु इतनी अच्छी है, उसे इतने कष्ट, और ये पापी कमला और सावित्री जिनके मन में ईर्ष्या, द्वेष, लालच सब कुछ भरा हुआ है, उन्हें क्यों कोई दंड या कष्ट नहीं मिल रहा। शिव जी ने कहा, मधु की चिंता मत करो देवी, और यह समय का चक्र है। इंसान को उसके कर्मों का दंड समय आने पर जरूर मिलता है। जिसके जैसे कर्म उसी के अनुसार फल, और इसी जन्म में ही नहीं बल्कि अगला जन्म भी इस जन्म के कर्म ही निर्धारित करते हैं। पर मनुष्य ये भूल जाता है। जल्द ही सावित्री और कमला के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं देवी। और जब बुरा समय आता है ना, तो अच्छे से अच्छे इंसान की बुद्धि भी काम करना बंद हो जाती है। पार्वती जी ने उत्सुकतावश पूछा, नाथ, बुरे दिन? कैसे बुरे दिन? बताइए ना, क्या होने वाला है उनके साथ। शिवजी ने कहा, धैर्य रखिए देवी, उचित समय आने पर सब पता चल जाएगा, पर पहले मधु को मदद की जरूरत है। शिवजी की कृपा से सीढ़ियों पर पानी के साथ गिरा हुआ तेल पानी में बदल गया था। मधु जब पूजा कर मंदिर से बाहर आई और सीढ़ियां उतरने लगी, तब वहीं छिपी कमला ने देखा तो वो मधु को उस गिरे हुए तेल में आराम से चलते हुए देख हैरान सी थी। मधु सीढ़ियां उतरकर घर की तरफ चल दी। उधर सावित्री बेचैनी से घर में चक्कर काट रही थी। उसे परेशान सा देख मुकुंद ने पूछा, क्या हुआ? क्या बात है सावित्री? आज चेहरे पर तुम्हारे 12 क्यों बजे हुए हैं? सावित्री ने सकपकाते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे भला क्या होगा, मैं क्यों परेशान होंगी। मधु के जाने के बाद कमला सीढ़ियों के पास गई और उसने सीढ़ियों के गिरे हुए पानी और तेल को हाथ लगाकर देखा। उसके हाथों में चिकनाई महसूस हुई। वो इस घटना से बेहद ही आश्चर्यचकित रह गई थी। इतनी फिसलन होने के बाद भी मधु का बाल तक बांका नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है। कमला भी तेज कदमों से घर की तरफ चल दी। सावित्री मधु को घर के बाहर दरवाजे पर देख हैरान परेशान हो गई। सोचने लगी, मधु तो चंगी भली सामने खड़ी है, क्या हुआ योजना का? और बड़ी बहू कहाँ है? कहीं मधु को सब पता तो नहीं चल गया। मधु चुपचाप अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद हड़बड़ाती हुई कमला सावित्री को आती हुई दिखाई दी। कमला ने कुछ नहीं कहा और सीधा अपने कमरे में चली गई। सावित्री उसका मुंह देखती रह गई। मुकुंद भी वहीं बैठा सब देख रहा था। वो ये सब देख सोचने लगा कि आखिर आज दोनों सास बहू चिंतित क्यों हैं, और कुछ तो खिचड़ी पक रही है दोनों के बीच। सावित्री भी उत्सुकतावश कमला के पीछे उसके कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही सावित्री ने कमला से पूछा, क्या हुआ वहां मंदिर में? तूने काम किया या नहीं? कमला ने हड़बड़ाते हुए कहा, माँ जी,
ये मधु तो जादूगरनी निकली। मैंने मंदिर की सीढ़ियों पर गिरे हुए पानी में बहुत सारा तेल डाल दिया था, पर वहां सीढ़ियों पर गिरे हुए तेल में वो ऐसे चल रही थी कि जैसे सूखी जमीन पर चल रही हो। सावित्री ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी ये योजना तो असफल हो गई। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है उसके बच्चे को रास्ते से हटाने का। कोई बात नहीं, हम कुछ और योजना बनाएंगे। तभी मुकुंद ने गुस्से से जोर से चिल्लाकर कहा, क्या चल रहा है ये सब? तुम दोनों को ये सब करते जरा भी शर्म नहीं आई? उधर नरेश भी एक जरूरी फाइल लेने घर आया हुआ था। उसने मुकुंद के चिल्लाने की आवाज सुनी और मधु और पुरुषोत्तम भी वहां आ गए। सावित्री ने मुकुंद से कहा, क्या क्या किया हमने? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मुकुंद ने कहा, मैंने सब सुन लिया है। तुमने मंदिर की सीढ़ियों पर तेल डाल मधु को गिराने की साजिश की, उसके अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश की। सावित्री ने कहा, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। गुस्से से मुकुंद ने एक जोरदार थप्पड़ सावित्री के गाल पर दे मारा और चिल्लाकर बोला, इतना घटिया काम किया और ऊपर से झूठ कह रही हो? सावित्री गुस्से से तिलमिला गई और बोली, आपने मुझ पर हाथ उठाया? मुझ पर? मुकुंद ने कहा, हाँ उठाया, और ये हाथ मुझे सालों पहले उठा देना था, तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते मुझे। तुम्हारी हर बात, तुम्हारी हर जिद को मैंने माना, कभी कुछ नहीं कहा। बस ये सोच कभी तो तुम्हें अक्ल आएगी, पर तुम जैसे इंसान कभी नहीं सुधरते सावित्री। तुम्हारे कारण मैंने अपने माँ बाप भाई भाभी सबसे अपने संबंध विच्छेद कर लिए, पर अब नहीं, अब बात मेरे बेटे और बहू की है सावित्री। पुरुषोत्तम ने कहा, कमला, तुमने ये सब माँ के साथ मिल किया? जैसे ही पुरुषोत्तम ने ये कहा, कमला ने घूर कर गुस्से से उसे देखा तो वो चुप हो गया। नरेश ने कहा, बाबूजी ने जो कहा माँ, क्या वो सच है? सावित्री ने मुंह नीचे कर लिया। ये देख नरेश ने कहा, माँ, मैंने सदा तुम्हारी बातें मानी, एक अच्छे बेटे के सारे फर्ज निभाए, पर तुम उसी बेटे के आने वाले बच्चे को मारना चाहती थी। एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? अब तक आपने मधु के साथ जो किया उसे मैंने सहन किया, पर अब सवाल मेरे होने वाले बच्चे का है माँ, इसलिए अब मैं चुप नहीं रहूंगा। नरेश ने मधु का हाथ पकड़ते हुए कहा, मधु चलो, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। मधु ने कहा, नरेश, माँ जी की बात तो सुन लीजिए, हो सकता है ये कोई गलत फहमी हो। नरेश ने कहा, मधु, अब एक शब्द भी नहीं, मैं ये घर छोड़ जा रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ चल रही हो, बस। मुकुंद ने कहा, नरेश रुक, तू घर छोड़कर नहीं जाएगा। सजा अब दोषियों को मिलेगी, निर्दोषों को नहीं। ये घर छोड़ ये दोनों जाएंगे। सावित्री ने कहा, मैं क्यों जाऊं? मुकुंद ने कहा, क्योंकि ये घर मेरा है, मेरे नाम पर है, इसलिए अभी इसी समय तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकल जाओ इस घर से। पुरुषोत्तम ने गुस्से से कहा, बाबूजी, कमला कहीं नहीं जाएगी। मुकुंद ने कहा, तेरी पत्नी ने इतना सब कुछ कर दिया और तूने एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला, और बाप को आंखें दिखा रहा है। मैं तुझे जायदाद से बेदखल भी कर सकता हूँ, ये मत भूल। पत्नी की तरफदारी ही करना है ना, तो तू भी इन दोनों के साथ इस घर से चला जा पुरुषोत्तम। कमला ने कहा, बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। मुकुंद ने कहा, बड़ी बहू, तुम तो चुप ही रहो। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ कि तुम गिरगिट की तरह रंग बदलना अच्छे से जानती हो। मेरा मुंह न खुलवाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मधु ने कहा, बाबूजी। मुकुंद ने बात को बीच में ही काटते हुए कहा, नहीं मधु बहू, आज नहीं, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। अब ये दोनों इस घर में नहीं रहेंगे, ये मेरा अंतिम निर्णय है। सावित्री और मुकुंद में बहुत बहस हुई, पर आज तो जैसे मुकुंद ने ठान ही लिया था। सावित्री ने भी गुस्से से कह दिया, ठीक है, तो फिर रहो अपने लाडले बेटे और बहू के साथ। मैं भी देखती हूँ कितनी सेवा करते हैं ये तुम्हारी। अरे 2 दिन में तुम लौट कर ना आए ना मेरे पास, तो देख लेना। चलो कमला बहू,
और पुरुषोत्तम, अपना सामान बांधो और चलो यहाँ से। क्या मधु ने फिर से उन्हें जाने से रोक लिया? क्या सावित्री और कमला ने फिर से कोई खेल खेला? क्या कमला सावित्री को उनके कर्मों की सजा मिली? क्या शिव जी ने फिर कोई चमत्कार किया? जानिए कहानी के अगले और अंतिम भाग में। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और हमारे नए चैनल क्लासिक हिंदी कहानी को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।